स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी के सामने हाजिर हूँ जूनियर सुपर टेट के लिए साइंस की वीडियोज़ के साथ। ठीक है, तो इससे पहले हमने पहला वीडियो जो किया था दैनिक जीवन में विज्ञान, और सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा जो हमारा टॉपिक है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बेसिकली ये टॉपिक क्लास 7 से लिया गया है। इससे पहले वाला टॉपिक जो था वो क्लास 6 से लिया गया था। हम SCERT की बुक्स फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, मानव विज्ञान आप जानते हैं मानव द्वारा जो विज्ञान के कृत किए गए हैं, जो कार्य किए गए हैं, उनको एप्लीकेशन के फॉर्म में, यानी अगर प्रौद्योगिकी को समझा जाए तो प्रौद्योगिकी को समझने के लिए बेसिक सिंपल सी बात यही है कि एप्लीकेशंस जो पार्ट हैं, जिन सिद्धांतों जो हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा, जिन सिद्धांतों के आधार पर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, वो सब प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएंगे। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज नोन एज प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो चलते हैं। पहला टॉपिक आपके सिलेबस में जो दे रखा है बुक के अकॉर्डिंग, पहले ही टॉपिक में लिखा है विज्ञान प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। जब हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो दैनिक जीवन में बहुत सारे क्रियाकलाप नजर आते हैं जिस चारों तरफ से हमें साइंस का अनुभव कराते हैं। जैसे कि अगर हम रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अगर लाइट जलाते हैं तो ये एप्लीकेशन किसका है? साइंस का है। ठीक है, विज्ञान का है। फैन चलाते हैं, यहाँ पे छोटी से छोटी बड़ी चीज़ तक, मोबाइल से लेके जहाज़ों तक, सभी एरोप्लेन्स तक, सबमरीन तक, सारे की सारी किसकी देन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत यही तथ्य सामने आते हैं कि विज्ञान की जो देन है, मानव विज्ञान, मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक तरक्की की है, विकास किया है, वही सब बताया गया। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, पहले जब हम जाते थे इस चैप्टर में कनेक्ट किया गया कि प्रीवियस जब हमें जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था तो हम पैदल, उसके बाद हमने क्या किया, बैलगाड़ी का आविष्कार किया, लेकिन उसके बाद फिर तांगा, तांगे के बाद बाईसाइकिल, और फिर हमने क्या किया, मोटरसाइकिल्स, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे सेगमेंट दे रखा है, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं परिवहन के आधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, वायुयान। तो बेसिकली इसमें बात यही कही गई है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस किस फील्ड में विज्ञान को आगे बढ़ाया गया है। दूसरा अगर देखते हैं 1.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के मानव जीवन में परिवर्तन। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन किए? एक और विज्ञान ने हमें शक्ति दी है, क्योंकि हम उन्नत और विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को हम करने में समर्थ हो गए मशीनों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, उसमें बताया गया है टेलीफोन, फैक्स मशीन, ठीक है, डॉक्टर्स, कृषि के क्षेत्र में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है डेवलपमेंट के साथ। यहाँ पे क्या है, आधुनिकीकरण बढ़ा है, बिल्डिंग्स बनी है। पहले क्या था, झोपड़पट्टी हुआ करती थी, आज अगर हम चारों तरफ नजर डालेंगे तो पक्की ईंटों के मकान। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बीच में मेडिकल के क्षेत्र को जोड़ा गया है। मेडिकल के क्षेत्र में जैसे आज अगर हमें कोई परेशानी होती है, शरीर के किसी भी अंग में अगर हमें कोई परेशानी होती है तो हम उसकी जांच करा सकते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक आंखों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर। ठीक है, ये सारे के सारे मशीन दिए गए हैं और इनसे रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ठीक है, फैक्स मशीन, ईमेल, जीमेल, जीपीएस, तो ये सारे के क्या हैं, एप्लीकेशंस बताए गए हैं इस पूरे ही चैप्टर में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में आपको बताया गया अब विकास की ओर जब देश बढ़ रहा है या हम बढ़ रहे हैं, बेसिकली अगर ह्यूमंस की बात की जाए, क्योंकि जी SCERT की बुक है तो SCERT में ज़्यादातर भारत देश की बात की गई है और स्पेशली यूपी की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, अब हमने अगर ये सारी मशीन ऑपरेट करनी है, मशीन ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। अब विद्युत के लिए क्या किया गया, कोयले से विद्युत के निर्माण की बात की गई है, कोयले से विद्युत के निर्माण की यहाँ पे बात की गई है। और जैसे जल द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं बिजली, उसी प्रकार तापीय विद्युत संयंत्रों NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से पावर स्टेशन स्थापित किए गए। अब NTPC के अंतर्गत क्या किए गए, स्टेशन तैयार किए गए जिससे हम क्या कर सकें, विद्युत का उत्पादन किया गया। इनमें प्रमुख क्या थे, ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, ठीक है, कलपक्कम आदि, ये क्या हैं,
इस क्षेत्र में आगे बढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में देखते हैं हम, इसके विपरीत आज के दैनिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। देखिए ऐसा नहीं है कि विज्ञान आगे बढ़ा तो केवल और केवल रॉ मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। बेसिक जो मूलभूत भारत की कृषि है, कृषि की ओर भी क्या हुआ है, उन्नत विकास हुआ है। कृषि की उन्नत विकास में प्रमुख पालनों का भी जिक्र है, तथा पहले बैल का उपयोग होता था जुताई के लिए या सामान को इधर से उधर करने, आज ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, समरसेबल, पंप सेट, डीजल के पंप सेट, ये सारी चीज़ इस पैराग्राफ में वर्णित है। अब तीसरी बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में विज्ञान ने विकास किया है उसके अंतर्गत उन्नत किस्म के क्या किए गए हैं, बीजों का उत्पादन किया गया है। ठीक है, कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन विज्ञान की ही देन है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख जैसे दे रखे, मत्स्य पालन। ठीक है, इसमें ये आप देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ में मत्स्य पालन दे रखा है, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा। ठीक है, सब्जी उत्पादन दे रखा है, रेशम उत्पादन दे रखा है, सुअर उत्पादन दे, संतुलित आहार एवं सामाजिक टीकाकरण। अब टीकाकरण का दौर चालू हो गया, क्योंकि कोई भी पहले क्या होता था, सामान्य तौर पर मृत्यु हो जाती थी या बीमारियां लग जाती थी, क्योंकि मेडिकल के फील्ड में विज्ञान ने इतना प्रोग्रेस नहीं की थी। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास हर एक बीमारी की वैक्सीन है जो टीकाकरण के रूप में लगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट भी दिए गए हैं, जैसे कृषि के क्षेत्र में प्रमुख भिन्न अन्य क्रांतियां भी हुई हैं। जैसे हरित क्रांति की बात की जाए, फसल उत्पादन के क्षेत्र में हरित क्रांति का क्या है, वर्णन मिलता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो वो फसल उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से है, पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। ठीक है, कौन है, वर्गीज कुरियन। तो आपको ये जितनी भी क्रांति हुई है वो सारी चीज़ें लर्न कर लेनी है और उन क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। किसी भी नई औद्योगिकी के उपयोग में मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्य कुशलता में सुधार के अलावा, अब जैसे कि कार्य कुशलता और सुधार के लिए क्या क्या किस किस फील्ड में दिया गया है, देश विदेश में जैसे जाना है, आज एजुकेशन कैसी होगी, वर्ल्ड वाइड हो गई है। पहले क्या होता था, पहले गुरुकुल सिस्टम चलता था, लेकिन आज क्या है, आज हम घर बैठे अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। तो ये सब किसके जरिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। अब परिवर्तन के बारे में देखना है कि किस किस क्षेत्र में परिवर्तन किया है। ठीक है, आज हम अगर छोटे से मोटा कोई भी काम करते हैं तो विज्ञान की हेल्प से आसानी से हो जाता है। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है कि पहले जिन कामों के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था वो कैसे थे, वो अनटेक्नोलॉजी बेस्ड थे, जो जिनमें अच्छी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं हो रही थी। आज हम छोटे छोटे पेन से लेकर के एरोप्लेन या रॉकेट तक बात करते हैं या मिसाइल्स की बात करते हैं तो वो सारी किसकी देन है, साइंस की। अब जन संचार क्षेत्र में, अब संचार की अगर बात की जाती है, दूसरा पॉइंट अगर देखें जन संचार क्षेत्र की बात की जाए तो जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये जन संचार के क्षेत्र हैं। जैसे आज हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ईमेल के थ्रू पूरे इंटरनेशनल में कहीं भी किसी भी देश में किसी से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले क्या हुआ करता था, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, या उससे भी पहले बात की जाए तो तोतों के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें थी। आज साइंस ने हमें घर बैठे एक दूसरे से कनेक्ट किया है। इसके कुछ प्रमुख हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाक सेवा, ईमेल, ये इसके क्या हैं, जनसंचार के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या है, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन की हम बात कर चुके हैं, ये क्या है, मोबाइल फ़ोन से आज हम पूरी दुनिया को एक मोबाइल फ़ोन में समेट सकते हैं। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में मैं बता चुका हूँ, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि के बाद कृषि उत्पादन में वृद्धि होना बेहद आवश्यक था, अन्यथा भूख की समस्या उत्पन्न हो जाती। ठीक है, तो इसके लिए उन्नत किस्म के बीजों का, जैसे हरित क्रांति हुई, उन्नत किस्म के उपकरणों, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल। ठीक है, इसके बाद ईंधन की बात करते हैं। ईंधन के फील्ड में साइंस ने क्या दिया है, सबसे पहले ईंधन की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल की बात की जाए, पेट्रोल और डीजल वाले उपकरण बनाए गए, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई उसके कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है, इतना ज़्यादा हमने कंज्यूम किया। आज उन्नत किस्म क्या है, सीएनजी। तो पहले क्या था, पेट्रोल और डीजल, आज क्या है, सीएनजी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का
सिलसिला जारी है। तो विज्ञान नई नई खोज कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है और दैनिक जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करते हैं। पहले जो डेथ रेट थी, डेथ रेट काफ़ी हैवी हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या है, डेथ रेट बहुत कम हो गई। किसी भी महामारी का, किसी भी बीमारी का हम चिकित्सक साइंस टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से सामना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी आंतरिक हिस्से की जांच करनी है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सारे क्या हैं, उपकरण हमारे पास, ये नई नई टेक्नोलॉजी शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सबसे महत्वपूर्ण जो भागीदारी निभाई है वो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध के। अब एक कमज़ोर देश भी क्या है, कैपेबल है अगर उसके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, नए नए मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर या सेंसर बेस्ड जो सिस्टम है, रिमोट सेंसिंग है, इन सब से क्या किया जा सकता है, अपने आप को सुरक्षित कराया जा सकता है। ठीक है, एटम बॉम्ब इसका एक एग्जाम्पल है। जिन देशों के पास एटम हथियार हैं वो सभी देश कैसे हैं, उनके उनके ऊपर हमला होने की आशंका बहुत कम होती है। तो ये सारा चैप्टर जो है आपने देखा पूरे तरीके से, इस पूरे चैप्टर में एक बात समझ के आती है कि जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड हैं, ठीक है, किस किस फील्ड में साइंस ने तरक्की की है और क्या क्या इसके अंतर्गत बातें बताई गई, वो सारी आपको जाननी है। अब प्रमुख कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। इसमें ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की बात की गई थी, तो उसी में ताप विद्युत, भारत के कुछ प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र हैं उनकी बात करनी है, जिसमें आपको ये लर्न कर लेना है और समझ लेना है। सब नहीं पूछे जाएंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में सिमाद्री सुपर थर्मल और बरौनी सिमाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है। बिहार की बात करते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर थर्मल प्लांट को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कहलाव और बरौनी थर्मल प्लांट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, भिलाई, कोरबा और सिवाट। ठीक है, भिलाई और कोरबा बहुत ज़्यादा बार पूछे गए। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थर्मल प्लांट भी कहाँ से रिलेशन है, छत्तीसगढ़ से। दिल्ली के अगर देखें ताप विद्युत यंत्रों की बात, दिल्ली में इंद्रप्रस्थ और राजघाट, ये दोनों ही कैसे हैं, प्रमुख हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं। गांधीनगर और जहरगंदार थर्मल पावर प्लांट, ये गांधीनगर गुजरात से रिलेशन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग सभी राज्यों से कवर किए गए हैं थर्मल पावर प्लांट को, लेकिन कुछ एक फेमस हैं, जैसे बोकारो थर्मल प्लांट काफ़ी फेमस है, बोकारो। ठीक है, बोकारो के बाद चंद्रपुरा थर्मल प्लांट, ये कहाँ से हैं, झारखंड से हैं। उसके बाद बात करी जाए कर्नाटक की, कर्नाटक में उडुपी और बेलारी। ठीक है, रायचूर भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये बेलारी वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कर्नाटक से। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश से सतपुरा थर्मल प्लांट और अमरकंटक थर्मल प्लांट काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके साथ साथ संजय गांधी थर्मल प्लांट और संत सेनजी थर्मल प्लांट भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में अमरावती और भुसावल थर्मल पावर प्लांट दोनों ही मौजूद हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा में अगर देखा जाए, हीराकुंड को काफ़ी बार पूछा गया है। कुछ देखिए, जैसा कि नाम आपने सुने होंगे, उन नामों से रिलेशन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। हीराकुंड, आईवी थर्मल प्लांट, तालचर सुपर थर्मल प्लांट। अब जो मोस्ट ज़्यादातर पूछा जाता है वो राजस्थान से पूछ लिया जाता है, बारासिंगा लिंगराज थर्मल प्लांट। ठीक है, छावड़ा, ग्रिल, राजवेस्ट, सूरतगढ़। ठीक है, अंता थर्मल पावर प्लांट। तो ये सब आपको क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। अब चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में नेवेली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेवेली। ठीक है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। एन्नौर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एन्नौर आपको याद कर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के हमें पावर प्लांटों की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिक्र मिला है कि तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो अनपारा थर्मल प्लांट, औरैया थर्मल प्लांट, फिरोज गांधी, हाडगंज, राष्ट्रीय राजधानी थर्मल प्लांट, ओबारा थर्मल प्लांट, पंकी, जिसमें रिहाना, ठीक है, सिंगरौली, टांडा और औरैया तथा अनपरा, ये सारे कैसे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके थर्मल प्लांट हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। पश्चिम बंगाल के कुछ इम्पोर्टेंट पूछ लिए जाते हैं, जिनमें आपको देखिए सारे लर्न नहीं करने, कुछ इम्पोर्टेंट आपको क्या है लर्न रखने हैं। जैसे दुर्गापुर थर्मल प्लांट कौन से हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, इसके बाद कोलघाट,
सागरधी, ठीक है, और बकरेश्वर, ठीक है, बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट आपको याद रखने। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट थे और ये हमारा टॉपिक नंबर 2 था, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, और अपनी तैयारी को नया रूप देते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।